नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, कहा भाजपा की प्राथमिकता लोगों के हित में काम करना नहीं बल्कि अपने लिए महल तैयार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फैसले लेने से पहले शासकों को गहराई से सोचने की जरूरत, सीजेआई ने कहा लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबित पात्रा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करने का आरोप है। इसमें वो कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी आप की नेता आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत भाजपा प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषिकेश और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि आरोपी ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल समाज के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अपलोड किया। याचिका में कहा गया है कि चूंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। याचिका में आगे कहा गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि जब भी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के सामने सूचना रखी जाती है तो पुलिस अधिकारी के पास तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, कहा भाजपा की प्राथमिकता लोगों के हित में काम करना नहीं बल्कि अपने लिए महल तैयार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि भाजपा की प्राथमिकता लोगों के हित में काम करना नहीं बल्कि अपने लिए महल तैयार करना है। वारा ने कानपुर की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां जनता के लिए कोई अस्पताल नहीं है और लोग चिकित्सा सुविधा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा अपना कार्यालय भव्य महल के रूप में तैयार कर रही है। वारा ने ट्वीट किया, खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन भाजपा की प्राथमिकता देखिए अपना भव्य कार्यालय तैयार कर लिया है मगर जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट भी नहीं रखी। जनता सब देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर डेटलाइन से खबर पोस्ट भी की है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रकाश मौर्य ने जिस जगह अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी वहां एक ईंट भी नहीं लगा है, जबकि उसके ठीक बगल में भाजपा का 4 मंजिला भव्य कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फैसले लेने से पहले शासकों को गहराई से सोचने की जरूरत, सीजेआई ने कहा लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश के शासकों को हर दिन ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उनके द्वारा लिए गए फैसले सही हैं और क्या उनके अंदर कोई बुराई है। सीजेई एनवी रमन्ना ने यह बात सोमवार को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें कॉन्वोकेशन में कही। जस्टिस रमन्ना ने महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए उन 14 बुराइयों के बारे में बताया जिनसे एक शासक को दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हर शासक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है। अपना काम शुरू करने से पहले उन्हें यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उनमें कोई बुराई तो नहीं है। नागरिकों को बेहतर प्रशासन देने की जरूरत है जो कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ कई बुद्धिमान लोग हैं और आप देश और दुनिया में हो रहे विकास कार्यों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जो भी फैसले सरकार ने लिए हैं उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि उनकी यह इच्छा थी कि देश में सभी संस्थाएं स्वतंत्र व ईमानदार हो और नागरिकों की बेहतर सेवा देने के उद्देश्य के साथ काम करे, जैसा कि सत्य साई बाबा हमेशा कहा करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि दुर्भाग्यवश आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ध्यान सिर्फ उपयोगितावादी कार्यों पर रहता है। ऐसी शिक्षा प्रणाली नैतिक या आध्यात्मिक कार्यों से सुसज्जित नहीं है जो छात्रों के चरित्र का निर्माण करती है और उन्हें सामाजिक चेतना व भावना विकसित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वो है जो नैतिक मूल्यों, विनम्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, करुणा, सहिष्णुता, क्षमा और आपसी सम्मान के गुणों को अपनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड से मौत के मुआवजे पर गुजरात सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से गुजरात में कई लोगों की जान गई थी।
लेकिन उनके परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कोविड के मुआवजे के वितरण के लिए अपनी जांच समिति बनाने के आदेश को संशोधित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि अभी तक कितने लोगों को कोविड मुआवजा मिला है। सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि कम से कम 10,000 लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम गुजरात भूकंप की तरह कानूनी सेवा प्राधिकरण को ऑम्बुड्समैन नियुक्त करेंगे। यह मामला हमारे लिए अहम है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि अन्य राज्यों में कितने लाभार्थियों को कोविड मुआवजा मिला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द के प्रति असंवेदनशील होने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही कोरोना से हुई मौतों की भरपाई के लिए स्क्रूटनी कमेटी गठित करके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नाराजगी जाहिर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर किया। सर्वोच्च कोर्ट ने गुजरात के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को तलब करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग पहले से ही इतना पीड़ित हैं, उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। सरकार को विरोध करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी इसे विपरीत तरीके से लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग अभी भी पीड़ित हैं। लंबी कतारें हैं, मुआवजे के फॉर्म जटिल हैं, ये गरीब लोग हैं, आप इनके प्रति थोड़े संवेदनशील क्यों नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का स्क्रूटनी कमेटी बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को खत्म करने का प्रयास है। हमने पहले ही कहा था कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने की जरूरत है, न कि जांच के लिए समिति बनाई जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, सिर्फ कृषि कानून वापस होने से खत्म नहीं होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इतने भर से ही आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। लखनऊ की महापंचायत में किसानों नेताओं ने एक स्वर से आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। उनका कहना है कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका निस्तारण जरूरी है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग सबसे अहम है। लखनऊ स्थित इको गार्डन पार्क में सोमवार को आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अपनी भाषा में समझाने में 1 साल लग गया। अब सरकार को ये समझ आया कि 3 कृषि कानून किसान मजदूर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में रंग बिरंगे झंडे लहराते रहे, जो अलग संगठनों के हैं, लेकिन उन सभी की कृषि कानून के विरोध में भाषा एक थी। सिर्फ कोठी में बैठे लोगों को समझने में वक्त लगा, क्योंकि सरकार किसानों को बांटने का प्रयास करती रही। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला होने वाला नहीं है, उनका भला एमएसपी कानून बनाने से होगा। इस कानून को लेकर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि कमेटी बना रहे हैं, जबकि 2011 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करें। ये रिपोर्ट पीएमओ में रखी है, उसे ही लागू कर दें। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा चुनाव में किया था, उस पर अमल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया और काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। देश प्राइवेट सेक्टर की मंडी बनता जा रहा है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है, जबकि किसान सिर्फ 3 कानूनों की वापसी भर से मानने वाला नहीं है। आंदोलन चरणवार जारी रहेगा। टिकैत ने यह भी कहा कि गांव की सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं। सरकार कह रही है कि मंडी के बाहर सामान बेचो, ताकि ये मंडियां भी खत्म कर दे। किसानों को हिंदू, मुस्लिम, सिख और जिन्ना के नाम पर उलझाया जा रहा है। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है, खाद मिल नहीं रही, गन्ने का 4000 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करे तभी हल निकलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से भी उठी सीएए वापसी की मांग, आंदोलन में रही महिलाओं की सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद सीएए व एनआरसी को लेकर भी आवाज उठ रही है। प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएए वापसी की मांग की है। लखनऊ में आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिलाओं ने यह मांग उठाई है। इनमें सैयद उजमा परवीन, सदफ जफर सहित जैनब सिद्दीकी शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पुराने लखनऊ की रहने वाली सैयद उजमा परवीन सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट की मुख्य भूमिका में रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के साथ ही अब सीएए को भी वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सरकार अगर सीएए वापस नहीं लेगी तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो पूरे देश में चलेगा। हमने इस आंदोलन की शुरुआत लखनऊ और शाहीन बाग से की थी, अब यह पूरे देश में फैलेगा। सैयद उजमा परवीन ने कहा कि हम महिलाएं एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी।
उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते हैं तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। आंदोलन अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक बड़े लेवल पर होगा, इसलिए आप इस कानून को वापस लीजिए, जैसे कृषि कानून को वापस लिया। सदफ जफर को प्रोटेस्ट के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। इसके साथ ही परिवर्तन चौक पर हुए प्रदर्शन में पुलिस की लाठियां भी खाई थी। सदफ जफर ने कहा कि कृषि कानून के लिए किसानों से माफी मांगी जानी चाहिए। जिस तरीके से शाहीन बाग में बैठी महिलाओं पर जुल्म किया, उसको लेकर देश से माफी मांगी जानी चाहिए। उन महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए, उनके सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए। यह समझना चाहिए कि यहाँ तानाशाही नहीं है, यह लोकतांत्रिक देश है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट की दो टूक, जारी रहेगा आंदोलन। ये भारत है, उत्तर कोरिया नहीं कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। आखिर अब उसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि स्पष्ट जवाब देना होगा, घुमा फिरा कर काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी बात समझाने में किसानों को 1 साल का समय लगा। मसला एक नहीं है, कई हैं। सीड बिल, एमएसपी गारंटी, दूध पॉलिसी, बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर किसानों का संघर्ष अभी चलेगा। उन्होंने कहा कि जो 17 कानून संसद में लाए जा रहे हैं उन्हें भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। देश भर में उनका विरोध होगा। जब तक बातचीत के जरिए बैठकर सरकार हर मसले पर बात नहीं करेगी तब तक किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि वो एक चीनी मिल का लखीमपुर खीरी में उद्घाटन करने जा रहे हैं। यदि टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो किसान सारा गन्ना वहां केडीएम के घर पर डालकर आएंगे। उन्होंने अपनी मांगे दोहराई कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। कहा कि गन्ने का रेट घोषित करने में यूपी सरकार 3rd नंबर पर आए। ऊपर से अभी तक किसानों को बकाया नहीं दिया गया है, उनके बकाया का भुगतान तत्काल किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, यूपी समेत इन राज्यों के पार्टी प्रमुख हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा की अध्यक्षता में दिल्ली में पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। दोनों बैठक के लिए एक ही गाड़ी में साथ पहुंचे थे। बैठक के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि महंगाई के खिलाफ आने वाले दिनों में दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, दिल्ली में होगी रैली। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रणनीति बनाने के लिए सोमवार शाम को कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी के वार रूम पहुंचे। इसमें कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, शक्ति सिंह गोहिल, अजय कुमार लल्लू, अनिल चौधरी और अन्य लोग शामिल हैं। इसमें आगामी साल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए फैसले का लाभ उठाने और आगामी संसद अधिवेशन में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की 25 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूर्व प्रदेश, ब्लॉक और जिले स्तर पर जो कार्यक्रम चला रखा है उसको लेकर आज एक बैठक हुई। आने वाले दिन में दिल्ली में एक रैली होनी है, उस रैली के आयोजन को लेकर बैठक हुई। अभी तारीख तय नहीं हुई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर आज एआईसीसी ने 4-5 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों के साथ बैठक रखी है। बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि कैसे दिल्ली में एक रैली करके मोदी सरकार के ऊपर महंगाई कम करने का दबाव बनाया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले कानून वापस करना ही काफी नहीं है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे। खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगे हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो,
पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और 10 साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो। टिकैत ने कहा कि अभी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, बाकी मांगों पर सरकार उनसे बात शुरू करे। उन्होंने कहा कि जो कुछ कानून या बिल पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, यह कभी भी ला सकते हैं, उस पर एक बार और चर्चा कर लो। जैसे सीट बिल है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पॉल्यूशन वाला है, दूध का है, भूमि का है। वे किसानों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भले नए कृषि कानून लाने के लिए देश से माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी नेताओं का एक वर्ग शुरू से ही किसानों को देशद्रोही बताता रहा है। वो अब भी अपनी बात पर कायम है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि तथाकथित किसानों के अपवित्र गठजोड़ में उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे। तो मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है। बिल तो बनते रहते हैं, वापस होते रहते हैं, फिर बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। काशीराम इको गार्डन में सुबह से रात तक किसानों के आने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन तमाम ऐसे हैं जिन्हें सरकार पर भरोसा नहीं। तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी से भी उनका भरोसा टूटा है। एक किसान नेता ने कहा कि सरकार जब सारे कानूनों पर किसानों के साथ बैठकर बात करेगी, समाधान निकलेगा, तब यह आंदोलन बंद होगा, वरना चलता रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ फिर ममता ने खोला मोर्चा। त्रिपुरा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला त्रिपुरा से जुड़ा है। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं। वहीं त्रिपुरा के मसले पर धरना देने के लिए टीएमसी के 16 सांसद दिल्ली में हैं। इन सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। दूसरी ओर त्रिपुरा के मसले पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। पार्टी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी त्रिपुरा में निकाय चुनावों के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट वहां के अफसरों पर कार्रवाई करे। इस अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। त्रिपुरा में पुलिस ने टीएमसी की राज्य सचिव शाइनी घोष को कल गिरफ्तार कर लिया था। ममता की पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वहां उसके बड़े नेताओं की रैली नहीं होने दे रही है। ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अगरतला में रैली की योजना बनाई थी, लेकिन त्रिपुरा पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर इस रैली को मंजूरी नहीं दी। रविवार को अभिषेक को अगरतला एयरपोर्ट पर उतरने की मंजूरी भी नहीं दी गई थी। इसी से ममता भड़की हुई हैं। त्रिपुरा की पुलिस ने शाइनी घोष को गिरफ्तार करने के बारे में कहा था कि दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय के मुताबिक शाइनी की गिरफ्तारी और अभिषेक बनर्जी की रैली न होने देने के खिलाफ पार्टी के सभी सांसद धरना देंगे। शाइनी पर शनिवार को एक जनसभा के दौरान त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई है। पश्चिमी त्रिपुरा के एडिशनल एसपी बीजे रेड्डी का कहना है कि शाइनी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता एक जनसभा में थे। रेड्डी के मुताबिक सबूत मिलने पर शाइनी के खिलाफ 307 और 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ममता बनर्जी और तृणमूल ने बीजेपी के खिलाफ संसद सत्र से पहले मोर्चा खोलने का इतिहास कायम कर रखा है। इससे पहले भी संसद सत्र या उससे ठीक पहले ममता बनर्जी दिल्ली आती रही हैं और बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली आकर वो बीजेपी विरोधी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में फिर जुटी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले की जांच करे सीबीआई। कफील खान बोले पीड़ितों से माफी मांगे योगी सरकार। जी हां दोस्तों, साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई कई बच्चों की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए जाने के बाद सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कफील खान ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि योगी सरकार पीड़ितों से माफी मांगे। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कफील खान ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। कफील खान ने कहा कि गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों की किसी भी तरह की संलिप्तता की जांच करने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार को सार्वजनिक रूप से पीड़ितों से माफी मांगना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के मंत्री रामदास अठावले का ऐलान, घर लौट जाएं किसान। संसद के अगले सत्र में एमएसपी पर भी विचार करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून की मांग भी मानने वाली है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए एमएसपी पर कानून समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़ गए हैं। सोमवार को लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। इसमें भी एमएसपी पर कानून की मांग जोर शोर से उठी।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अठावले ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी, जो सभी किसानों के हित में होगा। रामदास अठावले एक दिनी दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं के जरिए वंचित, दलित, किसान सहित सभी वर्गों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे, उस पर कुछ नेताओं ने राजनीति करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से भ्रम की स्थिति हो गई। सरकार किसानों के हित में हमेशा सोचती है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए यह कानून वापस लिया गया है। अब आगे उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को मजबूत करने पर अलग से विचार भी करेगी।